हेलो एवरीवन, पिछली वीडियो में हमने अध्ययन किया था एक तो गुणजों की संख्या ज्ञात करना और हमने अध्ययन किया था सीरीज का इम्पोर्टेंट सीरीज हमने आपको कराई थी, उनका अध्ययन किया था। थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला n × n + 1/2 होता है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल n × n + 1 × 2n + 1/6 होता है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों के योगफल का फॉर्मूला n × n + 1/2 का होल स्क्वायर होता है। और प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योगफल होता है n × n + 1। प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योगफल, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल होता है n²। और प्रथम n जो प्राकृत संख्याएं होती हैं सम, प्रथम n सम प्राकृत संख्याएं, उनका nवां पद क्या होता है 2n, ये भी आना चाहिए। प्रथम n जो विषम प्राकृत संख्याएं होती हैं उनका nवां पद होता है 2n - 1। इनके माध्यम से हम n की वैल्यू फाइंड करते हैं और इस फॉर्मूला को अप्लाई कर देते हैं। इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे आप। तो ये हमने पढ़ा था सम इम्पोर्टेंट सीरीज के अंतर्गत। उसके बाद हमने पढ़ा था 1 से 100 तक की गिनती में 5 के गुणजों की संख्या, 1 से 100 तक की गिनती में 2 के गुणजों की संख्या। तो गुणजों की संख्या आप कैसे निकालते हैं, लास्ट वाले पद में हम भाग लगा देते थे। 1 से 100 तक की गिनती में 9 के गुणजों की संख्या, तो 9 का भाग लगा देंगे और उसका महत्तम पूर्णांक मान हम ज्ञात करेंगे। इसका भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 9 × 9। यहाँ पर कितना बचा 1, फिर 9 × 9 तो 11 आ जाएंगे। 1 से 100 तक की गिनती में 9 के गुणजों की संख्या, 9 के गुणज कौन कौन से होंगे, 9 होगा, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27। इस तरीके से ये गुणजों की संख्या चलती है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट 2 संख्या मेरे से छूट गई थी। एक होती है पूर्ववर्ती संख्या और एक होती है परवर्ती संख्या, उसको आप देखिए। पूर्ववर्ती संख्या पूर्ववर्ती से हम पूर्वक के नाम से भी जानते हैं। पूर्वक संख्या किसी संख्या से ठीक पूर्व होनी चाहिए। किसी संख्या से ठीक पूर्व की संख्या को पूर्ववर्ती या पूर्वक संख्या कहते हैं। जबकि दोनों संख्याएं एक ही समुच्चय की हों। तो यहां पर जैसे आपसे कहा जाए 15 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, या इसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं 15 की पूर्ववर्ती संख्या 14 होगी। और भी ले सकते हैं 5 की पूर्ववर्ती संख्या 4 होगी। अगर आपसे ये कहा जाए प्राकृत संख्या 1 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी?
तो इसका हल करा दें। वैसे आप सोच रहे होंगे 0 होगी, लेकिन 0 नहीं होगी। प्राकृत संख्या 1 की पूर्ववर्ती संख्या विद्यमान नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको, विद्यमान नहीं है। यहाँ प्राकृत संख्या की बात कही है तो दोनों संख्याएं उसी समुच्चय की होनी चाहिए। 1 की पूर्ववर्ती संख्या वैसे 0 होनी चाहिए, लेकिन 0 प्राकृत संख्या नहीं होती है, इसलिए प्राकृत संख्या 1 की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे की ओर अब हम चलते हैं। दूसरी संख्या आती है उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती इसका दूसरा नाम है अनुवर्ती, और इसे कहा जाता है परवर्ती। संख्या किसी संख्या से ठीक बाद वाली संख्या परवर्ती संख्या कहलाती है, जबकि दोनों संख्याएं एक ही समुच्चय की हों। जैसे 27 की परवर्ती संख्या 28 होगी। ठीक एक बाद वाली संख्या होती है, उसे हम परवर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या या फिर उत्तरवर्ती संख्या भी कहा जाता है। तो ये आपकी कंप्लीट हो। अब हम स्टार्ट करते हैं, कोई दी गई संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं। इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है, बिल्कुल आ सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, आप पर आना चाहिए। देखिए इस वाले कॉन्सेप्ट को। ज्ञात करना कि कोई दी गई प्राकृत संख्या अभाज्य है या नहीं। ज्ञात करना कि कोई दी गई प्राकृत संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं। माना दी गई प्राकृत संख्या a है तथा n वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है जिसके लिए n स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू a प्राप्त होता है। हम ऐसी संख्या प्राप्त करते हैं जिसका स्क्वायर a से जस्ट बड़ा हो। वह छोटी से छोटी हम प्राकृत संख्या प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात n से छोटी प्रत्येक अभाज्य संख्या से a को विभक्त करके देखते हैं। विभक्त कर देखते हैं कि
ए विभाजित है या नहीं। यदि ए विभक्त है, ए विभाजित है, तो ए भाज्य संख्या होगी। यदि ए विभाजित नहीं है, ए विभाजित नहीं है, तो ए अभाज्य संख्या होगी। फॉर एग्जाम्पल, देखो कोई भी संख्या दी जाएगी तो उससे ठीक बड़ा हम एक प्राकृत संख्या का स्क्वायर चेक करेंगे। जैसे एग्जाम्पल 173, 173 की भाज्यता की जांच कीजिए, जांच कीजिए। तो यहाँ पर 173 से ठीक अधिक n वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या है जिसका स्क्वायर a से कैसा आ जाए, बड़ा आ जाए। तो 1 से 73 से बड़ी संख्या देखो, स्क्वायर वाली देखो। 1 से 73 से आगे की ओर अब जाएंगे, 196 आएगी। 196 किसका स्क्वायर होता है? 14 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 14 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन है 173 से, इसलिए 14 से छोटी अभाज्य संख्या है। 14 से छोटी अभाज्य संख्याएं होंगी, सब लिखी जाएंगी 2, 3, 5, 7, 11 ये होंगी। तो आप इनसे अब चेक करो, 173 में भाग लगा के देखो, 2 का भाग जाता है? नहीं जाता। 3 का भाग जाता है? 3 की भाजकता का नियम क्या है? अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 7, 3, 10 और 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता। 3 से विभाजित नहीं है। 5 से विभाजित है? नहीं है। 7 से विभाजित है? 7 दूनी 14, कितने बचे? 3, 33 हो गए, नहीं जा रहा भाग 7 का। 11 की भाजकता का नियम लगा दो। 11 भाजकता का नियम क्या था? 1 छोड़ के 1 गिनो, 3 और 1 4, 7 में से 4 घटा दो, 7 में से 4 गया तो 3, तो 3 में भी 11 का भाग नहीं जाता है। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि 173 इनमें से किसी भी संख्या से विभाजित नहीं है, इसलिए यह एक अभाज्य संख्या होगी। तो यहाँ लिखो, स्पष्ट है, आपको दिखाई दे रहा होगा, स्पष्ट है कि इनमें से 173, सॉरी ऐसे लिखो, इनमें से किसी भी संख्या से, किसी भी संख्या से 173 विभाजित नहीं है। इसलिए 173 एक अभाज्य संख्या होगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। कोई भी संख्या देगा, क्योंकि 100 से ऊपर की अभाज्य संख्या हमने लिखा ही नहीं है, आप गिन नहीं सकते उसमें, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन वो दे सकता है, ऑप्शन में डाल सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, इस तरीके से दे दी। तो यही मेथड है उन्हें करने का। 173 एक संख्या और ले लेते हैं हम, उसको देखिए आप। अब हम लेते हैं 341। 341 की भाज्यता की जांच कीजिए। इसकी भाज्यता की जांच कर रहे हैं कि भाज्य है या अभाज्य है। तो आपको पता है, अब 341 आ गया तो सोचो इससे ठीक अधिक वाली संख्या
जो किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है। 341 से ठीक आगे की ओर आप जाइए तो 361 आता है। 361 19 का स्क्वायर है, तो 341 से ठीक आगे की ओर चलना है। 19 का स्क्वायर 341 आ गया। 19 से छोटी अभाज्य संख्याएं आपको लिखनी है। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होगी? 2, 3, 5, 7, 11, 13, बस 17 और आएगा इसमें 17। 19 से छोटी हम ले लेते हैं। तो इसमें आप भाग लगा के चेक कीजिए। 2 का भाग जाता है? नहीं। 3 का जाता है? नहीं। 4, 3, 7 और 1 8 हो रहा है अंकों का योग। 5 का भाग जाता है? नहीं जाता। 7 का चेक कर लो। 7 चौक 28, 4 2 6 61 हो गए। 61 में 7 का नहीं जाएगा। 11 की भाज्यता का नियम। अंकों का योग, अंतर देखो यहाँ पर, सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर। 3 और 1 4, 4 में से 4 गया 0, तो 11 का भाग जाएगा इसमें। स्पष्ट है, बस यहीं रुक जाएंगे। किसी एक का भाग चला गया सो ही रुक जाओ। स्पष्ट है कि 341 11 से भाज्य है, इसलिए 341 एक भाज्य संख्या होगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। भाज्यता का नियम वाला पूर्ववर्ती संख्याएं, परवर्ती संख्याएं। आज चिंता मत करो, ये नंबर सिस्टम आज फिनिश हो जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट और रह गया है, गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। तो उसे और देखिए। 1 से n तक की संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। 1 से n तक की संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। शून्यों की संख्या 1 से n तक के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं? तो देखो शून्य कैसे बनता है। अंक 2 और अंक 5 के गुणनफल से 0 बनता है। 2 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बनेगा। इसी प्रकार जैसे आपसे ये कहा जाए 2 × 5 × 3 × 7 × 5 × 2 × 2, आपसे पूछा जाए इस गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी आएगी, तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई से 0 बनेगा। तो 5 और 2 यहाँ आ गया, 1 0 तो यहाँ से आ जाएगा साहब, और 1 0 आपका यहाँ से आ जाएगा। इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो 10 हो गया, ये भी 10 आ गया। गुणनफल के अंत में 2 0 आएंगे। शून्यों की संख्या कितनी होगी गुणनफल के अंत में? 2 हो जाएगी। तो आपने ये सीखा कि कोई भी गुणनफल होता है उसमें शून्यों की संख्या 2 और 5 के गुणनफल जो हैं 2 और 5 की घात के रूप हैं, उनकी संख्याओं पर डिपेंड रहती है। अब इसमें यहाँ पर 2 की पावर आप देख रहे हैं कितने 2 आए हैं इसमें। 1 2 यहाँ पर आया है, 1 यहाँ पर आया है, 1 यहाँ पर आया है। तो 2 की पावर 3 आप इसे लिख सकते हैं। 5 कितनी बार आया है इसमें? 2 बार आया है गुणा के रूप में, 3 × 7। तो इन दोनों में न्यूनतम घात जिसकी होती है उतने ही शून्य आते हैं। तो इसके आंसर में कितना आया था? गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या 2 थी। यहाँ पर 5 की पावर 2 है, क्योंकि 2 तो 3 बार आया है। जो ज़्यादा बार आता है उसे हटा देंगे, कम बार जो आता है उतने ही गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या होती है। तो यहाँ पर इसके गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या 5 की घात बता रही है कि 5 की घात कितनी, यहाँ पर 2। तो 2 और 5 की घातों में जिसकी सबसे कम घात होगी उतने ही शून्यों की संख्या होगी।
2 या 5, ये ध्यान रखना। तो एक सवाल लेते हैं। सवाल क्या, पहले इसका मेथड आपको हम करा दें। घात कैसे ज्ञात करेंगे? सर्वप्रथम देखो हम क्या करें, सर्वप्रथम दिए गए गुणनफल में 2 व 5 की घातों की संख्या को ज्ञात करते हैं। जिसकी घात कम होती है गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या उतनी ही होती है। चलो लिखा देता हूं मैं इसे। सर्वप्रथम, हाँ देखिए, सर्वप्रथम गुणनफल में 2 व 5 की घातों की संख्या ज्ञात करते हैं। संख्या ज्ञात करते हैं जिसकी घात सबसे कम होती है। जिसकी घात कम होती है, जिसकी घात कम होती है गुणनफल के अंत में उसी की घात के बराबर शून्यों की संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 100 के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी? हल। तो इसमें क्या करते हैं हम, सुनो ध्यान से। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। यहां पर क्या है, 2 की पावर ज़्यादा आएंगी, 5 की पावर कम आएंगी। जैसे 100 तक की, 10 तक की गिनती हम ले लेते हैं, 1 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 10 तक हम ले लेते हैं। तो आपको पता है 5 यहाँ पर आएगा और 5 यहाँ पर आएगा। इसमें 8 भी आएगा, 5 6 7 8। तो इसमें 2 देखो यहाँ पर आ गया, 2 2 इसके अंतर है, 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो 2 की घातें यहाँ पर ज़्यादा होती है। 1 से 100 तक की संख्याओं का गुणनफल यानी जितनी भी गिनती होती है उनका आप गुणा करेंगे प्रथम से लेकर, तो उसमें 2 की पावर ज़्यादा आती है, 5 की पावर कम देखने को मिलेंगी। तो यहाँ सर्वप्रथम हम 5 की घात ज्ञात करेंगे। तो लास्ट वाला जो नंबर होता है उसे हम 5 से भाग लगाएंगे। एक बार भाग लगाने पर उसके गुणजों की संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर 5 के गुणज कितने हो गए, 20। ये तो गुणज हुए हैं। अब जो 20 जो गुणज हैं उनमें से भी 5 5 लिए जाएंगे। तो इसमें भी भाग लगाना पड़ेगा हमें 5। तो कितना हो जाएगा, 4। अब इसमें भाग 5 का नहीं जाएगा, टोटल हो जाएगा यहाँ पर 20 और 4 24। तो इसका मतलब 24 क्या है, गुणजों की संख्या नहीं बोलेंगे इसे हम बोलेंगे 5 की घातों की संख्या यहाँ पर 24 होगी। इसके गुणनफल में 5 की घातों की संख्या यहाँ पर 24 होगी। 5 की घातों हमने क्यों निकाली है, क्योंकि यहाँ पर 2 की घातें इनसे बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे कम घात किसकी होगी, 5 की होगी। 2 और 5 में ही हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो जिसकी घात कम होती है उसी से हम शून्यों की संख्या का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे, यहाँ 5 की घातों की संख्या किसमें, इसके गुणनफल में। इस बात को आप लिख ही लो, इसके गुणनफल के अंत में, इसके गुणनफल में 5 की घातों की संख्या
5 की घात भी आप कह सकते हैं। 5 की घात क्या है? 24 है। 5 की घात की संख्या 24 है। अतः गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या 24 होगी। तो यहाँ पर हमने घात निकाली है कि 5 की घात कितनी होगी। 5 की घात की संख्या कितनी है? 24 है। इसके गुणनफल के अंत में भी शून्यों की संख्या 24 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस ऐसा ही एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं दूसरा, एक गुणा 2 गुणा 3 गुणा 90 यहाँ पर ले लें। 90 के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या, तो 90 में आप भाग लगाइए 5 का। 5 के घातों की संख्या हम निकाल रहे हैं, तो 5 का भाग लगाओ, कितनी बार गया? 5 एकन 5, 4 5 40, 18। 18 में आप फिर भाग लगाओ 5 का, उसका महत्तम पूर्णांक 5 3 15, 3 टोटल निकाल लो यहाँ पर 18 और 3 21। अतः शून्यों की संख्या कितनी होगी? शून्यों की संख्या 21 होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर बन जाते हैं तो उन्हें आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ सम और विषम संख्याएं और हम ले लेते हैं, उसके अंत में शून्यों की संख्या कैसे फाइंड करेंगे। एक 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा, ये हमने कर दिया यहाँ पर, चलो 90 कर दिया। 90 के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, क्योंकि यहाँ पर 100 भी कर ले, चलो 100 कर देता हूँ, ये लो झंझट खत्म। 100 के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या, तो पहले जब तक 1 से स्टार्ट नहीं होंगी, 1 से n तक का गुणनफल होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला आपका काम करेगा, ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो यहाँ पर 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा अप टू डॉट 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 गुणा 10 100 है यहाँ पर। तो इसमें से 2 निकालो आप, इसमें से 2 निकालो तो 1 पावर क्या ऐड होती जाती हैं, क्योंकि गुणा है, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। इसमें से 2 निकालेंगे वो जुड़ेगी, इसमें से 2 निकालेंगे वो भी जुड़ेगी, ये सब जुड़ती जाएंगी। यहाँ से लेकर संख्या कितनी है? ये सम संख्या है, ये पहली संख्या, ये दूसरी है, इसका भाग लगा 2 आ गया, इसमें भाग लगा 2 का 3 आ गया। यानी भाग लगाने पर हमें संख्या पता पड़ रहा है, पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, तो ये कौन सी संख्या है? 2 का भाग लगा दो, मालूम पड़ जाएगा 50वीं संख्या होगी ये। तो यहाँ पर 50 संख्याओं का गुणनफल है, तो 1 + 1 + 1 प्लस जोड़ेंगे 50 पदों तक, तो यहाँ पर 50 ही आ जाएगा। ये ऐसा करने से हमें फ़ायदा क्या हुआ? यहाँ पर 1 लिखेंगे, 2 आ गया कॉमन, तो यहाँ पर क्या कॉमन नहीं बोलते इसे, 2 यहाँ से ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा 1, यहाँ से 2 ले लिया तो यहाँ क्या बचा 2, यहाँ से 2 लिया तो यहाँ पर क्या बचा 3। अब इसमें से भी हमने 2 लिया है तो क्या बचा ये। अब ये 1 से स्टार्ट हो गया ये गुणनफल। गुणनफल 1 से स्टार्ट होता है, तब हम घातों की संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें किसकी घात चाहिए? अब आप सोचिए, 2 की ऑलरेडी हमारे पास ये हैं 50 घातें, और इसमें भी 2 की जो घातें होंगी वो 5 की घातों से ज़्यादा होंगी। तो यहाँ से यहाँ तक की संख्या में हमें 5 की घातों की संख्या ज्ञात करनी है, क्योंकि 2 की घात तो ज़्यादा है ही, जिसकी घात कम होगी 2 और 5 में से, उतने ही शून्यों की संख्या आएगी। तो यहाँ पर 50 में हम भाग लगा देंगे, 50 में 5 का भाग लगाओ, 10 हो गया। अब 10 में दोबारा भाग लगाओ। हम यहाँ गुणजों की संख्या ज्ञात नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, 5 दूनी 10, तो यहाँ टोटल कर लो, इसका टोटल कितना आ जाएगा, 10 और 2 12, आपको दिखाई दे रहा होगा। अतः शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। एक सवाल और हम लेते हैं यहाँ पर,
विषम संख्या ले लेते हैं 1, 3, 5, 7, 99 के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। हल 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 99। तो आप इसमें देखिए, वैसे ही भाग लगाने मत बैठ जाना। यहाँ पर इसमें 2 आ रहा है क्या कहीं पर, इसमें कहीं 2 नहीं आ रहा है। अब 2 की घात नहीं है, ओनली 5 की घात हो तब भी शून्यों की संख्या नहीं आपकी आएगी। शून्यों की संख्या 0 होगी, एक भी 0 नहीं आएगा इसके अंत में। क्यों? 5 के तो हैं लेकिन 2 नहीं है। 2 का गुणा 5 में होता है तभी 0 आएगा, अन्यथा 0 नहीं आएगा। तो इसमें 2 नहीं है तो यहाँ लिख दोगे इसमें 2 की घात 1 भी नहीं है, इसलिए 5 की घातें तो हैं इसमें लेकिन 2 की घात 1 भी नहीं है, इसलिए इसके अंत में एक भी शून्य नहीं होगा, एक भी शून्य नहीं होगा। तो ये इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका पूरा नंबर सिस्टम फिनिश होता है। अब आप प्रश्नों को हल कीजिए, जितने भी इसके सारे क्वेश्चन हैं। अगर आप पर PDF अवेलेबल है तो उस PDF में से सवालों को सॉल्व कीजिए, नहीं तो आप कोई अपनी गाइड लगाइए। पर्टिकुलर आपके पास गाइड है, उसके प्रश्नों को आप निकालिए, ज़रूर निकलेंगे आपके 100% वो प्रश्न आपके सॉल्व होंगे। तो इसी प्रकार अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।